बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम करता हूँ आप लोगों को आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। आज का जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन है वो है टाइम सेल रिजुविनेशन कैप्सूल्स पे। आज जो है वो हम इस प्रोडक्ट पे बात करेंगे कि टाइम्स की जो सेल रिजुविनेशन कैप्सूल्स है वो बेसिकली क्या चीज़ है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स शामिल हैं और कैसे जो है वो कंपोनेंट्स हमारे जिस्म के मुख्तलिफ जो फिज़ियोलॉजिकल फंक्शंस हैं या वो कैसे जो है वो उसमें रोल प्ले करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग। टॉपिक है सेल रिजुविनेशन कैप्सूल्स। सेल रिजुविनेशन कैप्सूल्स बेसिकली ये क्या होते हैं, दीज आर कैप्सूल्स जो क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के अज्जा इसमें शामिल होते हैं। उन अज्जा का क्या काम, ओवरऑल फंक्शन क्या है, सेल की रिजुविनेशन करना। रिजुविनेशन का क्या मतलब है, रिस्टोरेशन करना। जो डैमेज्ड पार्ट्स हैं, जो सेल डैमेज हो गए हैं, तो उनकी जगह जो है वो रिपेयर्ड सेल उसकी रीजनरेशन करना। उसकी रीजनरेशन के बाद जितने भी ऑर्गन्स हैं और जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं तो वो पहले की तरह हेल्दी जो है वो काम करते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में एक प्रोसेस जो एजिंग का प्रोसेस है वो थ्रू आउट लाइफ चल रहा होता है। एजिंग किसे कहते हैं, एजिंग बुढ़ापे का प्रोसेस है, बुढ़ापे का अमल होता है। बुढ़ापे के अमल में क्या होता है कि जब जैसे ही वक्त गुजरता है, टाइम गुजरता है, तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारे जो सिस्टम्स हैं, वो जो है वो उसमें आहिस्ता आहिस्ता कुछ सेल्स डैमेज होते हैं वक्त के साथ साथ। तो जब सेल्स डैमेज होते हैं तो वो ऑर्गन जो है वो भी ओवरऑल वीक होते हैं, डैमेज हो जाते हैं और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करते हैं, काम करना छोड़ देते हैं। तो ये सेल्स क्या करते हैं, ये वो जो डैमेज सेल्स है उनकी जगह जो है वो उन सेल्स की रिकवरी करते हैं, रीजनरेशन करते हैं और दोबारा जो है वो आपके जो ओवरऑल जो बॉडी है, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, तो उसको जो है वो यंगर बनाते हैं। पहले की जिस तरह वो सेल्स यंग एज में जिस तरह फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, तो ये भी उसी स्टेज को दोबारा रिस्टोर करते हैं। कंसिडरिंग सेल रिजुविनेशन, अब here what you need to know, as we age, the effect of our lifestyle, environmental exposure and time all begin to add up and appear upon our body as health problems, low immunity, loose skin, chronic and acute disorders। जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो लाइफस्टाइल है हमारा, तो इस लाइफस्टाइल में क्या होता है कि मुख्तलिफ हमारा सामना होता है मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल से, टॉक्सिन से, या जो हम फूड लेते हैं तो उस फूड में जो ऐसी बाज़ों का चीज़ें होती हैं जो हेल्दी नहीं होती, जो हमारे जिस्म को जो है वो डैमेज करती हैं। तो ये सारे इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स क्या करते हैं, जो टॉक्सिन्स वगैरह है वो ओवरऑल हमारे हेल्थ के प्रॉब्लम्स बनाते हैं। जितने भी सिस्टम है, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उसको डैमेज करते हैं। इसके अलावा हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं, जो हमारा मुदाफ़ित निज़ाम है उसको कमज़ोर करते हैं। जो स्किन पे इसका एक बहुत अहम इम्पैक्ट है। स्किन जो है वो उसमें जितने भी प्रोटीन्स हैं, जितने भी वाइटामिन हैं, उसको डीनेचर करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। वो ओवरऑल हमारी स्किन क्या हो जाती है, जो इंटेग्रिटी है, जो इलास्टिसिटी है हमारी स्किन में, वो नहीं रहती और डल और डैमेज स्किन रहती है हमारी। इसके अलावा और भी जो है वो क्रॉनिक और एक्यूट डिसऑर्डर जो है वो इन टॉक्सिन्स, इन केमिकल्स की वजह से हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में होते हैं। जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं, हमें अनहेल्दी रखने के लिए जो हम अनहेल्दी लाइफ या जो सब हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं, उसके क्या वजूहात हैं, हमारे अनहेल्दी हैबिट्स वो कौन कौन से हैं। नाउ डेज अ लॉट ऑफ पीपल लिव विदाउट डूइंग एनी फिजिकल एक्सरसाइज। हम लोग क्या करते हैं, जितने भी मोस्टली अगर हम अपनी एक्टिविटीज़ पे गौर करें तो पूरे दिन में हमारी उन एक्टिविटीज़ में एक्सरसाइज के लिए कोई भी जो है वो एक्टिविटी शामिल नहीं होगी। इसके अलावा ईट लॉट ऑफ अनहेल्दी फूड्स, हम अनहेल्दी फूड्स भी खाते हैं। जो बाकी चीज़ें स्मोकिंग वगैरह या अल्कोहलिक ड्रिंक्स वो भी यूज़ करते हैं। तो ये सारी हैबिट्स क्या हैं, ये कंट्रीब्यूशंस हैं टू द सब हेल्दी लाइफ। गैर सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के जो अवामिल हैं, जो हैबिट्स हैं, जो ऐसे आदात हैं जो हमें अनहेल्दी बनाते हैं, वो ये सारी चीज़ें, जिसमें लैक ऑफ एक्सरसाइज का ना करना, स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम क्या करते हैं या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो स्लीप को मेंटेन नहीं रखते, या तो बिल्कुल कम करते हैं स्लीप, बहुत कम सोते हैं या बहुत ज़्यादा सोते हैं। तो ये दोनों चीज़ें, ये दोनों हैबिट्स क्या हैं, ये अनहेल्दी हैबिट्स हैं।
अगर आपने आपकी स्लीप जो है वो आपके हेल्थ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आपका मेंटल लेवल प्रॉपर नहीं होगा, मेंटल लेवल प्रॉपर नहीं होगा तो इससे मुख्तलिफ़ किस्म के हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो जनरेट हो सकते हैं। इम्यूनिटी आपकी वीक होगी और आप पे ईज़िली जो है वो जो जर्म्स है, जो वायरसेस है, बैक्टीरिया हैं, वो ईज़िली आप पे अटैक कर सकते हैं। इसके अलावा जो डोंट ईट द ब्रेकफास्ट, हमारे जो रूटीन हमने इस तरह बनाई हुई होती है, जो आजकल के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, दिन का सुबह का जो नाश्ता होता है उसको स्किप करते हैं। तो ये एक बहुत अनहेल्दी हैबिट्स है, जिससे क्या होता है, क्योंकि सुबह का जो खुराक होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है कि आपने थ्रूट द डे पर क्या मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है। तो अगर आप बग़ैर नाश्ते के जाते हैं वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो उन एक्टिविटीज़ के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो जो है वो हमारे मुख्तलिफ़ जो रिज़र्व्स हैं वहाँ से वो रिज़र्व यूटिलाइज़ होते हैं, उनसे एनर्जी बनती है और हम उन रिसोर्सेज से, उन न्यूट्रिएंट्स से जो है वो उनके डेफिशिएंट हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है, जो सुबह का नाश्ता जो है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा ईट लॉट ऑफ फास्ट फूड। तो क्या होगा, जब फास्ट फूड है ये अक्सर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये वो अनहेल्दी हैबिट्स हैं। इससे क्या होता है ओवरऑल जो है वो, अब अगर जो अच्छा फास्ट फूड या जंक फूड जो होता है उसमें क्या होता है कि जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे जिस्म को चाहिए वो पूरे नहीं होते। वो आपकी टेम्परेरी जो आपका एपेटाइट है, जो भूख है, उसको मिटा तो देते हैं लेकिन आपके जिस्म को उन न्यूट्रिएंट्स से प्रोवाइड नहीं करते जो न्यूट्रिएंट्स हमारे जिस्म को चाहिए होते हैं। तो ये वो सारे अनहेल्दी हैबिट्स है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमने अपनाए हुए हैं और इनकी वजह से हम एक अनहेल्दी या सब हेल्दी लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं। अब व्हाट इज़ सेल रिजुविनेशन, अब बढ़ते हैं सेल रिजुविनेशन की तरफ के व्हाट इज़ सेल रिजुविनेशन। एनी मेडिकल प्रोसेस यूज्ड टू इंक्रीज और रिस्टोर द अपीयरेंस ऑफ यंगर एज एंड हेल्दी लाइफ। ऐसे वो तमाम प्रोसेसेस जिनका गोल क्या होता है, जिनका टारगेट क्या होता है, टू बी यंगर एज, ताकि जो आपको यंग एज की तरफ ले जाए, एंड हेल्दी लाइफ। और हेल्दी लाइफ जो है वो यंग एज में मोस्टली लोग क्या होते हैं कि हेल्दी लाइफ जो अगर आप कंपैरिजन करें हमने चाइल्डहुड की, यंग एज की और ओल्ड एज की, तो जो मोस्टली यंग एज जो पीपल होते हैं वो उनकी हेल्थ जो है वो ओवरऑल हेल्दी लाइफ गुजार रहे होते हैं। तो ऐसे वो तमाम प्रोसेसेस जिसमें क्या होता है, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, हम उनको दोबारा रीस्टोर करते हैं अपने यंग एज की तरह। जिस तरह वो ऑर्गन्स यंग एज में थे हमारे, तो उसकी दोबारा रिस्टोरेशन को कहते हैं सेल रिजुविनेशन। इसमें क्या होता है कि जब वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज होते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें जो सेल्स होती है मुख्तलिफ प्रोग्राम सेल डेथ्स होती है, वो सेल क्या होता है वो रेगुलर बेस पर डैमेज होते हैं, डेथ होती है उनकी, तो उसके साथ साथ जो है वो ऑर्गन कमज़ोर है और कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो सेल रिजुविनेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको दोबारा रिस्टोर करते हैं अपने यंग एज में, यंग एज की तरफ। यानी वो ऑर्गन जिस तरह यंग एज में काम कर रहे थे तो उसी तरह हम जो है वो दोबारा उनको रिस्टोर करते हैं। बैलेंसिंग द यिन एंड यान एनर्जी ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी में एनर्जी जो फ़्लो करती है, जो चीज़ फ़्लो करती है, मुख्तलिफ़ दो टाइप की एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी को यिन भी कहते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को यान कहते हैं या यांग कहते हैं। तो ये दोनों जब आपकी जिस्म में हेल्दी जितने भी ऑर्गन्स हैं वो बैलेंस कब होंगे, जब आपके जो पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी है ये दोनों बराबर होगी, तो आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं वो क्या करेंगे, वो बैलेंस तरीके से काम करेंगे और ओवरऑल जो है वो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार रहे होंगे। तो ये किस तरह फंक्शन परफॉर्म करता है, जो आपके यिन और यांग का जो लेवल है उसको मेंटेन, उसको बैलेंस रखता है। जब वो बैलेंस होगा तो आपके ओवरऑल जितने भी ऑर्गन्स हैं वो बैलेंस तरीके से काम करेंगे और आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल जो है वो गुजार सकेंगे। इसके अलावा इम्प्रूविंग नेचुरल डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी, जब ये सारे मैंने जिक्र किए, जब आपके सारे सिस्टम्स बैलेंस हैं तो आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो मुदाफ़िती निज़ाम है, वो भी क्या होगा, वो भी बेहतर होगा, बैलेंस होगा और वो इफ़ेक्टिवली जो है वो जो जरासीम है, जो वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो इफ़ेक्टिवली लड़ सकेगा।
अब व्हाट मेक्स टाइम्स कैप्सूल यूनिक, इसमें यूनिकनेस क्या है, इसकी खुसूसियत क्या है। ऐसे मार्केट में तो बहुत सारे सेल रिजुविनेशन कैप्सूल्स अवेलेबल होंगे, लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे इस टाइम्स के जो सेल रिजुविनेशन कैप्सूल है इसकी यूनिकनेस। It's a health product that combines traditional Chinese medicine and modern pharmaceutical research to assist in healthy life activities and to treating cardiovascular disease, and its health protecting effect is result of synergistic action of different ingredients. क्या किया गया है कि जो ये कैप्सूल डिज़ाइन हुए हैं तो ये बेसिकली ब्लेंड ऑफ टू टेक्नोलॉजीज़, इसमें दो टेक्नोलॉजीज़ या दो तिब जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। एक तो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन जो है, जो कदीम चीनी तरीके इलाज जो अरसे दराज से 3000-3500 साल से पहले से चला आ रहा है, तो इसमें तो एक वो कंपोनेंट शामिल है। इसके अलावा जो मॉडर्न फार्मास्यूटिकल रिसर्च है, जो आजकल की जो वेस्टर्न मेडिसिन है या जो वेस्टर्न रिसर्च है, इन दोनों का ब्लेंड बनाया गया है। यानी वो टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन की टेक्नोलॉजी भी है और इसमें फार्मास्यूटिकल जो मॉडर्न फार्मास्यूटिकल रिसर्च है वो भी कंपोनेंट इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, साइनर्जिस्टिक एक्शन होता है इनका। साइनर्जिस्टिक एक्शन किसे कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक सिस्टम कोई काम कर रहा है तो जो दूसरा सिस्टम आएगा वो उस सिस्टम को प्रोमोट करेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल 2 and 2 makes 4, 2 + 2 4 बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 + 2 4 नहीं बल्कि 5 बनते हैं। जो एक टेक्निक या एक जो कंपोनेंट है वो जिस तरह काम कर रहा है, तो उसके साथ जब दूसरा मिलेगा तो रिजल्टेंट एक्शन क्या होगा, वो उन दोनों के इफेक्ट से बहुत ज़्यादा होगा। तो इसको कहते हैं साइनर्जिस्टिक एक्शन या साइनर्जिस्टिक इफेक्ट। एक कंपोनेंट जो है वो दूसरे कंपोनेंट के रिजल्ट को इन्हेंस करता है, इम्प्रूव करता है। तो इसमें ये जो दो टेक्नोलॉजीज शामिल हुई हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन और मॉडर्न फार्मास्यूटिकल रिसर्च, ये क्या करते हैं, ये साइनर्जिस्टिक एक्शन परफॉर्म करते हैं। जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन अपना एक्शन करेगा, जो रिज़ल्ट शो करेगा, तो वो उस मॉडर्न फार्मास्यूटिकल रिसर्च की वजह से वो रिज़ल्ट उसके इन्हेंस हो जाते हैं और वो इम्प्रूव फंक्शन शो करता है। और यही इस कैप्सूल की जो है वो खुसूसियत है कि इसमें ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है और जो मॉडर्न फार्मास्यूटिकल रिसर्च है उसकी टेक्नोलॉजी भी जो है वो इसमें इस्तेमाल हुई है। इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, सेल रिजुविनेशन कैप्सूल्स के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें कैरेट पाउडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा कैरेट पाउडर पाया जाता है। अब कैरेट पाउडर खुद एक कम्बिनेशन है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। वो कौन कौन से, कैरेट कंटेन्स बीटा कैरोटीन्स होती हैं, इसमें विटामिन बी, कैल्शियम, पोटाशियम। द बॉडी चेंजेस बीटा कैरोटीन इनटू विटामिन ए। तो कैरेट पाउडर जो इसमें शामिल किया गया है उसमें क्या क्या है, एक ज़ख़ीरा है विटामिन्स का, बीटा कैरोटीन्स होते हैं, कैल्शियम होता है, पोटाशियम होता है। ये सारे वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं या कैल्शियम और पोटाशियम वो मिनरल्स हैं जो हमारी जिस्म के लिए रिक्वायर्ड होते हैं इनका। और हर एक विटामिन का, हर एक मिनरल का जो है वो हमारी जिस्म में इम्पॉर्टेंट रोल है। बीटा कैरोटीन्स क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग इम्यून सिस्टम। बीटा कैरोटीन जो है या कैरेट पाउडर जो है वो हमारे मुदाफ़िती निज़ाम के लिए उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो इम्यून सेल्स हैं उनको एक्टिव बनाता है, जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको क्विक बनाता है, उसको एक्टिव रखता है। और इस तरह अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे जिस्म पे अटैक करता है तो इम्यून सिस्टम जो है वो क्विकली उसको न्यूट्रलाइज करता है और किल करता है। प्रोमोटिंग हेल्थी सेल ग्रोथ एंड एंटीऑक्सीडेंट, इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका एंटीऑक्सीडेंट एक्शन है। वो क्या करते हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कम करते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है कि फ्री रेडिकल जो हमारे जिस्म में हैं, जो एक्सेसिव फ्री रेडिकल्स हैं, जो अप रेगुलेटेड फ्री रेडिकल्स है, उसको स्कैवेंज करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं और इस तरह ओवरऑल जो है वो हमारी बॉडी को इन फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। और इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, हेल्दी सेल ग्रोथ भी, जो चूँकि इसका फंक्शन ही रिजुविनेशन का है, रिस्टोरेशन का है, तो ये क्या करते हैं, जितने भी सेल्स हैं उनकी ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं, उनको रिस्टोर करते हैं और जो डैमेज पार्ट्स हैं उसको रिकवर करते हैं। इसमें जो कंपोनेंट्स है इसके अलावा गाइनोस्टेमा पेंटाफिलम, जो हमने लिपिड मेटाबॉलिक टी में भी पढ़ा था, ये कंपोनेंट उसमें भी पाया जाता है। इसको क्या कहते हैं, हर्ब ऑफ इमोर्टेलिटी। ये वो हर्ब है जो आपको लंबी ज़िंदगी, लंबी कुव्वत बख्शता है, अरसा दराज जो आपके जितने भी सिस्टम्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको जो है वो हेल्दी बनाता है। इस वजह से इसको हर्ब ऑफ इमोर्टेलिटी कहा गया है। यानी कि इमोर्टेलिटी का मतलब है कि
उम्र बढ़ाना। मोर्टल मतलब मोर्टेलिटी मीन्स के क्योंकि हम तो जो मुस्लिम्स हैं वो तो इस टेक्नोलॉजी इस टर्मिनोलॉजी पे यकीन नहीं करते। इमोर्टेलिटी कभी भी नहीं आ सकती है, क्योंकि कुरानी मजीद में है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर बंदे को जो है वो मौत आनी है। लेकिन ये एक प्रोवर्ब टाइप है जो चाइनीज़ मेडिसिन है, उन्होंने उसको इमोर्टेलिटी का हर्ब कहा हुआ है। तो हम इसको इस सेंस में ले सकते हैं कि ये आपको इमॉर्टल नहीं बना सकता, लेकिन क्या कर सकता है, आपकी लाइफ स्पैन इंक्रीज़ कर सकता है। वो कैसे इंक्रीज़ करेगा? जो आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आपको लंबी ज़िंदगी दे सकता है। वो कैसे? जो आपके अब एक तो मौत किस तरह आनी है, तो अल्लाह ताला जब चाहे किसी बंदे को मौत दे दे, लेकिन वजह उसकी क्या होती है कि जो ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम्स होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और एंड में वो बिल्कुल काम छोड़ जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट क्या करती है, वो ये उन सारे सिस्टम्स को, उन ऑर्गन्स को कमज़ोर होने से रोकती है, उनको हेल्दी रखती है। तो अगर आपका हार्ट हेल्दी है, आपका लिवर हेल्दी है, आपका स्टमक हेल्दी है, आपके जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो सारा हेल्दी है, तो आपकी जो लाइफ स्पैन है वो भी एक्सपेक्टेड है कि ज़्यादा रहे। इस वजह से इसको हर्ब ऑफ इमॉर्टेलिटी कहा गया है। इसके अलावा सपोर्ट हेल्दी फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, जो खून दौड़ने का जो निज़ाम है उसको हेल्दी रखता है, उसको इम्प्रूव करता है इसके अलावा मेंटेन कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम रखता है, उसको मेंटेन रखता है। जब कोलेस्ट्रॉल, जितनी भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल का एक अहम किरदार होता है। जब कोलेस्ट्रॉल आपका हाई होगा तो आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए रिस्क पे हैं। तो ये क्या करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम रखता है, उसको मेंटेन रखता है, और इस तरह आपको ओवरऑल जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है या जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको प्रिवेंट करता है और उसको डिजीज़ जो है बीमार होने से बचाता है। इसके अलावा इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज शामिल की गई हैं। ये एंटी फैटीग है, आपको जो थोड़ा काम करने के बाद जो हम थक जाते हैं तो उसको दूर करती है और आपको क़ुव्वत और एनर्जी बख्शती है। इसके अलावा विटामिन सी के कंपोनेंट्स में शामिल हैं। विटामिन सी इज़ अ काइंड ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन वाइडली फाउंड इन फ्रूट एंड फ्रेश वेजिटेबल्स। विटामिन सी क्या है? ये एक विटामिन है। हमारी बॉडी में मुख्तलिफ विटामिन होते हैं, हर विटामिन का अलग अलग जो है वो फंक्शन होता है, अलग रोल होता है। बेसिकली हम विटामिन को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन और वाटर इनसॉल्युबल विटामिन। तो ये कौन सा विटामिन है? ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, पानी में हल होने वाला विटामिन है। और ये मोस्टली किन चीज़ों में पाया जाता है? जो सिट्रस फूड्स हैं जिस तरह ऑरेंज या लेमन वगैरह, इसमें जो है वो ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। इसके अलावा फ्रेश वेजिटेबल्स जो है उसमें भी विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी जो सेल रिजुविनेशन कैप्सूल बनाए गए हैं, इसमें विटामिन सी भी डाला गया है ताकि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। इट इम्प्रूव द बॉडी रेजिस्टेंस अगेन वायरल इन्फेक्शन, प्रिवेंट फ्लू, कोल्ड एज वेल एज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। ओवरऑल जो ये पॉइंट हमने डिस्कस किया, इसका लिंक है इम्यून सिस्टम से। विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है, आपके जो इम्यून सेल्स हैं उनको जो है वो एक्टिव रखता है। तो इम्यून सिस्टम जब आपका एक्टिव होगा तो आपके जिस्म पे अगर कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया या कोई और जर्म जो है वो अटैक कर रहा है तो ये विटामिन उसको इफ़ेक्टिवली किल करता है और इफ़ेक्टिवली उसको न्यूट्रलाइज करता है। जो कॉमन फ्लू है या जो कॉमन कोल्ड है या जो रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है वो किस से होती हैं? जर्म से होती हैं, वायरस से होती हैं, बैक्टीरिया से होती हैं। जब वो वायरस, वो बैक्टीरिया आपके जिस्म पे अटैक करता है तो रिस्पिरेटरी या फ्लू के प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होते हैं। तो ये क्या करता है? ओवरऑल आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है। जो छोटे मोटे इन्फेक्शंस हैं वो उससे आप बचे रहते हैं। इसके अलावा इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड एंड कोलेजन, वाउंड हीलिंग, मेटाबॉलिज्म ऑफ आयरन, लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड के लिए इम्पॉर्टेंट है। अमाइनो एसिड क्या होता है? ये प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इन सब को क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, कोलाजन वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या है? ये बायोमोलिक्यूल हैं। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। हर अमाइनो एसिड, हर प्रोटीन, हर कार्बोहाइड्रेट का हमारी जिस्म में जो है वो अलग किरदार होता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है उनका। तो ये विटामिन सी क्या करता है? ये सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड को रेगुलेट करता है, अमाइनो एसिड की सिंथेसिस को इम्प्रूव करता है। और अमाइनो एसिड फर्दर क्या होते हैं? जो प्रोटीन की सिंथेसिस है, जो हमारे जिस्म में प्रोटीन्स बनते हैं, कोलाजन वगैरह,
तो उसके लिए ये अमाइनो एसिड इस्तेमाल होते हैं। कोलेजन जो बेसिकली टाइप ऑफ प्रोटीन है, तो उसकी सिंथेसिस में जो है वो विटामिन सी का रोल है। इसके अलावा वाउंड हीलिंग जो होती है, जो ज़ख़म भरते हैं, जो ज़ख़म की रिकवरी होती है, उनमें भी जो है वो विटामिन सी रिक्वायर्ड होता है। क्यों? कि ज़ख़म की रिकवरी कैसे होती है कि सबसे पहले तो जो वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन हुई है, जो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन या कोई वायरस को बैक्टीरिया का अटैक हुआ है किसी वाउंड पे, तो सबसे पहले तो फंक्शन ये है कि उस इन्फेक्शन को कवर अप करें। तो ये फंक्शन कौन सिस्टम परफॉर्म करता है? हमारा इम्यून सिस्टम। और विटामिन सी जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर होगा तो वाउंड की रिकवरी जो है वो ज़ख़म की भरने की सलाहियत जो है वो भी इम्प्रूव होगी, बेहतर होगी। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म ऑफ आयरन, लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, हमारे जिस्म में जो तोड़ फोड़ का अमल होता है, किन किन चीज़ों का? आयरन का, लिपिड का। अब आयरन की मेटाबॉलिज्म क्या है? जो हेमोग्लोबिन बनता है, हेमोग्लोबिन बेसिकली क्या है? ये एक प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। फंक्शन इसका क्या होता है कि ये ऑक्सीजन कैरी करता है मुख्तलिफ सेल्स में। तो हेमोग्लोबिन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आयरन, हीम जो इसका सेंट्रल पार्ट होता है। इस प्रोटीन का सेंट्रल पार्ट आयरन होता है। तो जो हम आयरन लेते हैं ये उस आयरन को यूटिलाइज करता है हेमोग्लोबिन में, और फिर फर्दर हेमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है? ऑक्सीजन कैरी करना। तो मकसद मेरा क्या है? मेटाबॉलिज्म आपको एक्सप्लेन करना है कि ये सारी चीज़ें मेटाबॉलिज्म में आती हैं। जो आयरन से हेमोग्लोबिन बनेगा या हेमोग्लोबिन से जो फर्दर जो चीज़ें ब्रेक डाउन के बाद जो फर्दर चीज़ें बनेगी, ये सारी चीज़ें क्या होती है? इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसके अलावा लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म क्या होती है? जो हम फैट्स लेते हैं, तो ठीक है, जो लिपिड्स कहाँ पे पाए जाते हैं? जो हमारे सेल्स हैं, सेल के आउटर जो मेम्ब्रेन है वो सारा लिपिड से बना हुआ होता है। तो अब ये लिपिड फास्फोबाइलिपिड लेयर होता है। तो वो क्या होता है? वो फास्फोलिपिड बाई लेयर वो एज सच हमारे खुराक में नहीं आया कि बस वो मेम्ब्रेन आ गई है हमारे खुराक में और हमने ले लिया, वो जाके सेल पे अटैच हो जाएगा। नहीं, इस तरह नहीं होता। हम जो खुराक लेते हैं उसमें फैटी लिपिड्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो फैट्स होते हैं। तो हमारी बॉडी फिर क्या करती है? उस फैट्स को, उस लिपिड को यूटिलाइज करती है और हमारी जिस्म के अंदर ही उसको स्ट्रक्चरल यूनिट में कन्वर्ट करती है। फॉर एग्जांपल अगर उस लिपिड्स में जो है वो सेल मेम्ब्रेन उन लिपिड से बनना है तो वो हमारी बॉडी उससे बनाती है, वो बने बनाए हमारे जिस्म में नहीं आते। तो ये सारी चीज़ें ये क्या कौन रेगुलेट करता है? इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। लिपिड की मेटाबॉलिज्म, आयरन की मेटाबॉलिज्म, कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म। तो ये विटामिन सी क्या करता है? इन सारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ये एग्जैक्ट फंक्शन मतलब जहाँ पे लिपिड चाहिए वहाँ पे लिपिड प्रोवाइड करता है, लिपिड की मेटाबॉलिज्म करता है। जहाँ पे हमें कोई हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस चाहिए तो वहाँ पे आयरन पहुँचाता है और हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस करता है, उसकी मेटाबॉलिज्म करता है। तो इस तरह ये ओवरऑल जो है वो हमारी मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन है इसका, मैंने जिक्र किया। जो फ्री रेडिकल्स हैं हमारे जिस्म में, फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, एक्टिव कंपाउंड्स जो होते हैं, अनस्टेबल कंपाउंड्स, उसको क्या करता है? स्कैवेंज करता है, उसको ख़त्म करता है। तो इस तरीके से इसका एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन भी है। इसके अलावा टी पॉलीफिनॉल्स होते हैं इसमें, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्रेश टी लीव्स, जो चाय के पत्ते हैं उससे भी एक्सट्रैक्ट लेके इन कैप्सूल्स में शामिल किया गया है। अब उस एक्सट्रैक्ट का क्या फंक्शन होता है? इट प्रमोट्स इम्यूनिटी। जो टी पॉलीफिनॉल्स होते हैं वो आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाते हैं, आपके मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर करते हैं। इसके अलावा मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर लेवल, आपका जो ब्लड प्रेशर लेवल है उसको मेंटेन करता है। कैसे भाई? प्रिवेंटिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, जो आपके ब्लड वेसल्स हैं उसमें खून की फ़्लो को बेहतर बनाता है। उसमें जो फैट्स की डिपोजिशन वगैरह हुई होती है या एथेरोस्क्लेरोसिस जिस जगह पे है, तो ये क्या करता है? उस डिपोजिशन को ख़त्म करता है, उस ब्लड की फ़्लो में जो रुकावटें हैं उसको ख़त्म करता है और इस तरह ओवरऑल जो है वो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रहता है। इसके अलावा सपोर्ट आर्टीरियल हेल्थ। आर्टीरियल हेल्थ किसे कहते हैं? आर्टरीज बेसिकली वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो ऑक्सीजन जो ब्लड कैरी करती हैं। तो उनकी आर्टरीज़ की हेल्थ के लिए ये बेहतर है, उनके जो है वो क्लियर रखता है ताकि उनमें ब्लड की फ़्लो प्रॉपर हो।
इसके अलावा इट न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल्स, ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो हमारे जिस्म में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं हमारे जिस्म में जो मुख्तलिफ प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसको डैमेज करते हैं और ओवरऑल जो है वो हमारी बॉडी को कमज़ोर करते हैं, डैमेज करते हैं। तो ये कंपोनेंट, ये टी पॉलीफिनोल क्या करते हैं, उन फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंज करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। जब वो फ्री रेडिकल्स ख़त्म होंगे तो हमारी बॉडी जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है, जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ या फ्री रेडिकल्स का लेवल जब ज़्यादा हो जाए एंटीऑक्सीडेंट के एंजाइम से, तो हमारी बॉडी जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में होती है। तो ये चीज़ें क्या करती है, ये कंपोनेंट्स उस फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं और हमारे बॉडी को जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। इसके अलावा ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को बेहतर करता है। हमारा जो निज़ाम कल्ब है या जो खून दौड़ने का जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाता है। कैसे? प्रिवेंट हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज़ जो सख्त होती है उसमें जो लचक ख़त्म होती है तो उसको प्रिवेंट करता है। आर्टरीज़ कब सख्त होंगी? हमारी फूड जो हम लेते हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फैट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, तो जब वो यूटिलाइज़ नहीं होते तो वो कहाँ पे, इन आर्टरीज़ में, इन वेन्स में जो है वो डिपॉजिट होते हैं। जब वो वहाँ पे डिपॉजिट होंगे तो उस आर्टरीज़ की जो इलास्टिसिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी, वो उस तरीके से लचक उनमें नहीं होंगी और वो सख्त हो जाएंगे। तो ये कंपोनेंट्स क्या करते हैं, ये जो कैप्सूल्स हैं ये उसको हार्ड होने से, आर्टरीज़ को सख्त होने से बचाते हैं, उससे प्रिवेंट करते हैं और उनकी जो नेचुरल इलास्टिसिटी है उसको मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को भी प्रिवेंट करता है। अमराज कल्ब की जो बीमारियां हैं उसको प्रिवेंट करता है। कैसे? क्योंकि जब हमारे आर्टरीज़ जो है वो उनकी इलास्टिसिटी प्रॉपर है, उनमें खून जो है वो प्रॉपर फ्लो कर रही है, तो हार्ट पे जो है वो बर्डन नहीं आएगा और वो रिलैक्स तरीके से उस ब्लड को पंप करेगा और ओवरऑल जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो इम्प्रूव होगा। इट रिड्यूस द इंसिडेंट ऑफ ब्लड वेसल ब्लॉकेज इन द ब्रेन एंड कोरोनरी आर्टरीज़। ब्रेन की जो आर्टरीज़ हैं या कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट को जो आर्टरीज़ जा रही हैं, जो ब्लड वेसल्स हमारे हार्ट को ब्लड पहुंचाती हैं और वो ब्लड वेसल जो हमारे ब्रेन को ब्लड पहुंचाती हैं, तो ये उनमें क्या करता है, रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ ब्लड वेसल ब्लॉकेज, उनकी ब्लॉकेज को कम करता है। जो हमारे ब्लड को जो आर्टरीज़ जा रही हैं वो बेसिकली नैरो होती हैं, बहुत ज़्यादा उनकी डायमीटर छोटी होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती हैं वो आर्टरीज़। तो ये क्या करता है, उनमें ब्लॉकेज का चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो ये कंपोनेंट्स क्या करते हैं, उसमें जो ब्लॉकेज के चांसेस हैं उसको कम करते हैं। उसमें अगर कोई ऐसी डिपोजिशन हुई भी है छोटी मोटी, कोई लिपिड्स डिपॉजिट हुए, कोई फैट्स डिपॉजिट हुए, तो ये इसको रिमूव करते हैं और उस ब्लड के फ़्लो में जो रुकावटें हैं उसको ख़त्म करते हैं। तो इस तरह जो है वो उन ब्लड वेसल्स की ब्लॉकेज के चांसेस जो है वो कम होते हैं। इट इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, क्योंकि जब आर्टरीज़ जो आपके ब्लड वेसल्स हैं वो साफ़ है, उनमें कोई रुकावट नहीं है, तो उसमें जो ब्लड फ्लो होगी वो भी बेहतर होगी और इस तरह वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी। इट ओवरकम ऑक्सीजन डिफिशिएंसी इन द हार्ट, जो ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी होती है ये उसको प्रिवेंट करता है। ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी कब होगी? जब हमारे सेल्स, जो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो क्या कर, ब्लड उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। किसके थ्रू? हार्ट जो है वो उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है बाय पंपिंग द ब्लड। सेल में हार्ट जो है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, वो ब्लड, उसमें ऑक्सीजन शामिल होता है, वो ऑक्सीजन फिर वो ब्लड हर सेल में पहुंच जाता है। अब क्या होगा कि अगर, और ब्लड फ्लो किस चीज़ में करता है, ब्लड वेसल्स में। अब अगर किसी एक एरिया को जो है वो, फॉर एग्जांपल हम इस हाथ की एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरी ब्लड फ्लो यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स प्रोवाइड हो रहे हैं, जो ब्लड वेसल्स यहाँ पे सप्लाई हो रहे हैं, तो उनमें कोई ब्लॉकेज आ गई है, उनमें कोई रुकावट है, कोई ब्लॉकेज आ गई है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जो सेल्स हैं उनको जो ऑक्सीजन मिल रहा है वो प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा और ये एरिया जो है वो ऑक्सीजन डिफिशिएंट हो जाएगा। अब इसके क्या हैं जो बेनिफिट्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या, एंटीऑक्सीडेंट है, प्रोटेक्ट देम। एंटीऑक्सीडेंट किस तरह है, जो कैप्सूल्स हैं ये प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द फ्री रेडिकल अटैक, इंक्रीज इम्यूनिटी एंड इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ मैक्रोफेजेस, टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल।
जो ये कैप्सूल जो है हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन प्ले करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन क्या होता है, जो फ्री रेडिकल्स हैं हमारी बॉडी में, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ है उसको स्कैवेंज करता है, उसको किल करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। तो ओवरऑल जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या होगा, वो बैलेंस तरीके में वो बैलेंस होगा और इफेक्टिवली जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। इट इंक्रीज इम्यूनिटी एंड इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ मैक्रोफेजेस, टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल। इम्यून सिस्टम के मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, मुख्तलिफ टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल्स, हर सेल का अलग जो है वो फंक्शन होता है। तो ये क्या करते हैं, जो ओवरऑल इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं उनके फंक्शन को बेहतर करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं और इस तरह ओवरऑल हमारा मुदाफ़िती निज़ाम जो है वो इम्प्रूव रहता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन, जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है उसको रिड्यूस रखता है, उसको कम रखता है। इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लिपिड फाउंड विद इन द ब्लड बाय रेगुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ फैटी एसिड ड्यू टू ऑक्सीडेशन। तो ये क्या करते हैं, हमारे जिस्म में जो लिपिड बनते हैं, ठीक है, लिपिड कहाँ से बनते हैं, जो हम खुराक लेते हैं उसमें फैटी एसिड होता है। तो फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन के बाद जो है वो लिपिड्स बनते हैं। तो ये क्या करते हैं, इस प्रोसेस को, इस अमल को रोकते हैं। तो जब हमारे फैटी एसिड से लिपिड्स नहीं बन रहा तो हमारे जो बॉडी में लिपिड का लेवल भी मेंटेन रहेगा। इसके अलावा जो लिपिड से वो कोलेस्ट्रॉल बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। तो इस तरह ओवरऑल जो हमारी बॉडी में लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो मेंटेन रहेगा और हम जो है वो इससे जो रिलेटेड बीमारियां हैं उससे हम महफूज रहेंगे, हम बचे रहेंगे। इट रिड्यूसेस बीपी, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड रिलीज द ब्लड वेसल्स एंड रिलैक्सेस द ब्लड वेसल्स। ये क्या करता है, हमारे बीपी को भी कम करता है। एक तो ये मैकेनिज्म है कि जो कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन, लिपिड के रिडक्शन, उसके लेवल को कम रखने से उसके लेवल को कम रखने से भी हमारा ब्लड जो है वो नॉर्मल रहता है, हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रहता है। इसके अलावा दूसरा मैकेनिज्म ये है कि ये क्या करता है, रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड को स्टिमुलेट करता है। हमारे बॉडी में एक केमिकल पाया जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका फंक्शन क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स है उसको डायलेट करता है, उसको रिलैक्स करता है, उसकी डायमीटर को बढ़ाता है। तो ये क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड की रिलीज़ को स्टिमुलेट करता है, उसकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो रिलैक्स्ड रहते हैं, वो डायलेटेड रहते हैं और उनमें जो ब्लड का प्रेशर है वो नॉर्मल रहता है, मेंटेन रहता है। जो बेनिफिट्स हैं हेल्दी बॉडी फंक्शन, ये प्रोडक्ट क्या करते हैं, हमारे जो ओवरऑल बॉडी के फंक्शन है उसको बेहतर बनाता है। कौन कौन से, बैलेंसिंग एंडोक्राइन हार्मोन्स, जो हमारे समय एंडोक्राइन हार्मोन्स जो हैं, मुख्तलिफ हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन वो हार्मोन्स होते हैं जो बाकायदा डक्ट्स के थ्रू, नालियों के थ्रू जो है वो या वेसल्स के थ्रू फ्लो करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं, या एक्सोक्राइन हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो विदाउट डक्ट्स जो है, या उनका कोई स्पेसिफिक, उनके लिए कोई स्पेसिफिक वेसल्स नहीं होते और वो इसी तरह जो है वो फ्लो करते हैं। तो ये क्या करता है, एंडोक्राइन हार्मोन को बैलेंस रखता है, उनकी प्रोडक्शन को इन्हेंस करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम एंड अदर बायोलॉजिकल फंक्शन। तो ये क्या करता है, इन सारे सिस्टम, इन सारे ऑर्गन्स को, इन सारे सिस्टम्स को बैलेंस रखता है। तो जब ये सारे सिस्टम बैलेंस होंगे तो ओवरऑल हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस लेवल पे रहेगी। इट मेंटेन नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म। हमारे सेल में जो रेगुलर बेस पे मेटाबॉलिज्म होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रंस हमारी बॉडी में उनकी ब्रेकडाउन होती है, कैटाबॉलिज्म होती है, एनाबॉलिज्म होती है। तो ये सारे ये कैप्सूल्स क्या करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं, उसको जो है वो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म जो हमारी सेल में होती है उसको मेंटेन रखते हैं। इट प्रोवाइड एडिकेट न्यूट्रंस टू सेल्स, और सेल्स को जो न्यूट्रंस रिक्वायर्ड होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। जो न्यूट्रंस कहाँ से, हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होती है, तो मेटाबॉलिज्म के एंड में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स बनते हैं, बायोमॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये वो प्रोडक्ट बनते हैं जो हमारी जिस्म के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म की यही खुसूसियत होती है कि जिस सेल को जो न्यूट्रिएंट या जो मॉलिक्यूल चाहिए तो सेल में वही प्रोडक्ट जो है वो बनता है और इसकी मेटाबॉलिज्म होती है। तो ये क्या करता है, इस तरह हमारे सेल्स को जो है वो जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा सूथिंग इफेक्ट एंड नरिशिंग द बॉडी, इसके जो नरिशिंग द बॉडी, ये बॉडी को नरिश करता है। कैसे, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको प्रोवाइड करता है सेल्स को। तो ये सेल्स जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये उन सेल्स की नरिशमेंट होती है, उनकी खुराक होती है। तो इस तरीके से ये पूरे सेल्स के जो है वो खुराक पहुंचाता है, उनको नरिश करता है। इट इज़ सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म कंजम्पशन
और इसके अलावा ये लॉन्ग टर्म कंजम्पशन के लिए जो है वो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आप उसको जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं कर सकते, महीना या जैसे ज़्यादा 2 महीने यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसकी कंजम्पशन जो है वो लॉन्ग टाइम है, आप इसको ज़्यादा उम्र के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इट मेंटेन्स होम्योस्टेसिस, ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है। होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस बेसिकली बैलेंसिंग ऑल बॉडी ऑर्गन्स, हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, उसको एक बैलेंस लेवल पे रखना, ताकि हर सिस्टम, हर फंक्शन जो है वो अपने जिस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है उस तरीके पे जो है वो अपना फंक्शन अदा करे। इसको होम्योस्टेसिस कहते हैं, ताकि सारे ऑर्गन्स की कोऑर्डिनेशन रहे, वो मिलजुल के काम करें। तो ये क्या करता है, उसकी कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है। सारे ऑर्गन्स जो हैं, सारे सिस्टम्स कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस हालत में रहती है। आपके जो राइट साइड पे जो नाम नज़र आ रहे हैं, पिट्यूटरी, ADH, FSH, ये मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स के नाम है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके अलावा थायराइड जो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज़ करता है, एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं जो एड्रिनलिन रिलीज़ करते हैं, पेनक्रियाज होते हैं जो इंसुलिन रिलीज़ करते हैं, इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करते हैं। तो ये क्या है, ये हार्मोनल, ये ऊपर जो नाम है पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, ये ग्लैंड्स के नाम है, और हर ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज़ करता है उसका नाम नीचे दिया गया है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड वो क्या रिलीज़ करता है, वो ADH एंड FSH रिलीज़ करता है। इसके अलावा जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन रिलीज़ करता है। थायरोक्सिन का लेवल का रोल हमारी बॉडी में क्या होता है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के मेटाबॉलिज्म्स होती हैं हमारी जिस्म में, उसको रेगुलेट करता है। इसके अलावा टेस्टिस जो हैं वो क्या रिलीज़ करती हैं, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसको रिलीज़ करती हैं। और टेस्टोस्टेरोन जो है वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, जो तौलीदी निज़ाम है हमारा, तो उसमें जो है वो टेस्टोस्टेरोन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, उसमें यूटिलाइज होता है। तो ये सारी क्या करते हैं, ये इन हार्मोन्स की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है, इसकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, और इस तरीके से हमारी ओवरऑल बॉडी जो है वो बैलेंस तरीके से रहती है और सारे ऑर्गन, सारे सिस्टम्स कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। हर्बल सपोर्ट टू द हार्ट एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम, ये क्या है, हमारे हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, उसके लिए एक हर्बल सपोर्ट है, जड़ी बूटियों का सपोर्ट है। इन प्रोडक्ट्स के लिए इसमें जो प्रोडक्ट्स शामिल हुई हैं वो सारी हर्ब्स हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, और वो क्या करती हैं, इन हमारे हार्ट को और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को एक सपोर्ट देती हैं, बेहतर बनाती हैं। इसके अलावा एक एक्ट्स एज ब्लड प्यूरीफायर, ये क्या करता है, ब्लड प्यूरीफायर भी है, हमारे जो ब्लड में या हमारे ब्लड वेसल में जो टॉक्सिक चीज़ें है उसको एलिमिनेट आउट करता है, उसको ख़त्म करता है। क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं या जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ होती है वो भी टाइप ऑफ टॉक्सिन्स होती हैं। तो ये क्या करता है, इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो एंटीऑक्सीडेंट है, इसका मतलब है वो फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं, फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंज करते हैं। तो फ्री रेडिकल्स हमारे ब्लड में भी होते हैं, तो इस तरह ये हमारे ब्लड को फ्री रेडिकल से प्यूरीफाई कर रहे हैं। इसके अलावा इन्हेंस मेंटल क्लैरिटी थ्रू इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, ये क्या करते हैं, मैंने जिक्र किया कि ब्लड सप्लाई मेंटेन रखते हैं, जितने भी सिस्टम में जहाँ जहाँ पे भी ब्लड की जो है वो सप्लाई रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे एडिक्वेट सप्लाई करता है ब्लड की। तो जब आपके किसी एरिया में ब्लड प्रॉपर फ्लो हो रही है, वहाँ पे न्यूट्रन उसको प्रॉपर मिल रहे हैं, वहाँ पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो प्रॉपर है, तो वो ऑर्गन आपका जो है वो ठीक तरीके से काम करेगा। तो ये क्या करता है, मेंटल क्लैरिटी, जब आपका माइंड रिलैक्स, माइंड में जो है वो आपके ब्लड प्रॉपर फ्लो होगी, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा, उसको प्रॉपर खुराक मिलेगी, तो आपका माइंड जो है वो अच्छे तरीके से काम करेगा और आप मेंटली रिलैक्स रहेंगे। इसके अलावा इट इज़ गुड फॉर हार्ट, लंग्स एंड लिवर, ये हमारे हार्ट के लिए, दिल के लिए, लंग्स के लिए एंड लिवर के लिए बहुत हेल्पफुल है। इन सारे ऑर्गन्स के सेल को ये क्या करता है, जो उनकी एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है और ओवरऑल जो है वो उनके फंक्शन को बेहतर बनाता है। एंड इट हेल्प्स इन गुड विजन, जो आपकी नज़र है उसको भी ये बेहतर बनाता है, क्योंकि जो ब्लड सप्लाई है वो, अगर हमारी आइज़ में ब्लड सप्लाई प्रॉपर है, उनको ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रही है, तो वो आइज़ जो है वो भी हमारे प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा इट इज़ एंटी एजिंग एंड एलिमिनेटिंग फ्री रेडिकल्स, ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं, उसको एलिमिनेट आउट करता है, उसको ख़त्म करता है, उसको स्कैवेंज करता है। तो
इन फ्री रेडिकल्स का इफ़ेक्ट क्या होता है हमारी बॉडी पे कि एजिंग की तरफ हमें लेके जाते हैं, हमें बुढ़ापे की तरफ लेके जाते हैं ये फ्री रेडिकल्स। तो जब ये प्रोडक्ट उन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म कर रही है तो ये एज एंटी एजिंग यानी बुढ़ापे के अमल को भी स्लो डाउन कर रही है और आपके जो ऑर्गन्स है, जो सिस्टम्स है, वो हेल्दी जो है वो रहते हैं और अच्छे तरीके से अपना काम अपना फंक्शन प्ले करते हैं। इट इम्प्रूव्स ऑक्सीजन अपटेक इन लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट। ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, जो एक पहाड़ी इलाके हैं तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो अक्सर हाइपोक्सिया का शिकार होते हैं। हाइपोक्सिया क्या होता है? डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का प्रेशर वो मेंटेन नहीं रहता, तो आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है, उसको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ज़्यादा होती है, जबकि आपके एनवायरनमेंट में इतनी जो है वो प्रोवाइड नहीं हो रही। तो ये क्या करता है? ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करता है। तो अगर ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब है वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, और ऐसे लोगों के लिए ये रिकमेंडेड है जो लोग हाई एल्टीट्यूड पे या पहाड़ी इलाकों में रह रहे हैं। इसके अलावा एक्टिवेट्स मेटाबॉलिज्म, प्रिवेंट फैट एक्युमुलेशन एंड एलिमिनेट टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम बॉडी। जो हमारी बॉडी से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, जो फ्री रेडिकल है, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ है, उसको एलिमिनेट करता है, उसको ख़त्म करता है। प्रिवेंट्स फैट एक्युमुलेशन, फैट की डिपोजिशन को रोकता है। हमारे ब्लड वेसल में जो फैट डिपॉजिट होते हैं उनकी डिपोजिशन को रोकता है, और इस तरीके से हमारे ब्लड वेसल जो है वो हेल्दी रहते हैं और उनमें ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर रहती है। एक्टिवेट्स मेटाबॉलिज्म, हमारे जिस्म में जो मेटाबॉलिज्म होती है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रॉन्स बनते हैं और टूटते हैं, तो उसके प्रोसेस को ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है, उसको इम्प्रूव करता है। हु इज़ इट फॉर? अब किन किन लोगों के लिए ये रिकमेंडेड है, कौन कौन से लोग इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं? पीपल विद हाई फैट और प्रोटीन मील, ऐसे लोग जो फैटी फूड जो है वो ज़्यादा खा रहे हैं और प्रोटीन ऐसी खुराक ज़्यादा खा रहे हैं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है। तो वो क्या होगा? जो फैटी फूड अगर ज़्यादा खा रहे हैं तो उसमें वो फैटी किस में कन्वर्ट होगा? लिपिड में कन्वर्ट होगा, और आगे जो है वो फर्दर आपके मुख्तलिफ टिश्यूज़ में डिपॉजिट होगा। तो ये क्या करता है? फैटी एसिड की कन्वर्जन टू लिपिड रोकता है। तो इस वजह से ये ऐसे लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो हाईली फैटी और प्रोटीन फूड जो है वो खा रहे हैं। इसके अलावा पीपल विद अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ऐसे लोग जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, और मेरे ख्याल में जितने भी लोग हैं आप अपने अराउंड देखें तो उनकी लाइफस्टाइल सब की जो वो अनहेल्दी है। तो इसका मतलब है ये सब लोगों के लिए रिकमेंडेड है। पीपल विद स्ट्रेस एंड फैटिग, ऐसे लोग जो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं या उनका वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा है कि उन पे काम का बर्डन ज़्यादा होता है, जो मेंटल लेवल जो है उनका वो रिलैक्स नहीं रहता, तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। ये आपके मेंटल लेवल को रिलैक्स करता है, आपकी दिमाग को ब्लड सप्लाई इम्प्रूव करता है, और आपका मेंटल हेल्थ जो है वो मेंटेन रहता है, और आप जो है वो स्ट्रेस में नहीं रहते हैं। पीपल हु आर हेल्थ कॉन्शियस, ऐसे लोग जो हेल्थ कॉन्शियस है, जो अपनी सेहत की परवाह करते हैं, उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत हेल्पफुल है। अब प्रोडक्ट यूजेज, हम इसको यूज़ किस तरह कर सकते हैं? रिकमेंडेड डोजेज जो है इसकी वो 4 कैप्सूल्स थ्राइस अ डे, यानी 4 कैप्सूल दिन में 3 दफ़ा आप ले सकते हैं विद वार्म वाटर, लूक वार्म वाटर, नीम गर्म पानी के साथ आप इसको ले सकते हैं। दिन में 3 दफ़ा ले सकते हैं और एक टाइम पे 4 कैप्सूल जो है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा कंट्राइंडिकेशंस क्या है? ऐसे कौन सी कंडीशन है जिसमें इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? तो इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर चिल्ड्रन अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज, 10 साल से जो कम बच्चे हैं उनके लिए ये सूटेबल नहीं है, उनको आप नहीं दे सकते। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वमेन है या लैक्टेटिंग वमेन है, ऐसे ख़वातीन जो हामला ख़वातीन है, या जो बच्चे को नर्सिंग मदर जो है वो बच्चे को दूध दे रही हैं, तो उनके लिए ये प्रोडक्ट रिकमेंडेड नहीं है, वो ये प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा इन्फेंट जो छोटे शीरख्वार बच्चे हैं उनके लिए भी ये प्रोडक्ट सूटेबल नहीं है। पैक साइज़ इसकी क्या है? 150 कैप्सूल्स पर बॉटल, एक बॉटल में 150 कैप्सूल्स होते हैं। तो ये था आज के प्रोडक्ट के बारे में। टाइम्स सेल रिजुवेनेशन कैप्सूल्स के बारे में हमने डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? बीटा कैरोटीन्स है, विटामिन सी है, गाइनोस्टेमा पेंटाफिलियम है, इसके अलावा टी पॉलीफिनॉल पाए जाते हैं,
इन इंग्रेडिएंट्स के फर्दर क्या क्या फंक्शंस है वो हमने पढ़े। ओवरऑल इसका जो गोल है, इसका जो टारगेट है इस कैप्सूल्स का क्या है, सेल की रिजुविनेशन करना, सेल्स की रिस्टोरेशन करना, और फिर उन सेल्स जिन जिन ऑर्गन्स में वो सेल हैं तो उन ऑर्गन्स की अपने रिस्टोर करना अपने यंग एज की तरफ, जिस तरह वो यंग एज में काम कर रहे थे तो इस तरीके से उनको जो है वो रिस्टोर करना उन सेल्स को। ओवरऑल जो है वो हमने ये डिस्कस किया। इसके अलावा फिर इस प्रोडक्ट के हमने बेनिफिट्स डिस्कस किए कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल को कम रखता है, आपके बीपी को मेंटेन रखता है। फिर हमने क्या डिस्कस किया, रिकमेंडेड पेशेंट कौन कौन से लोगों के में या कौन कौन से लोग इसको ले सकते हैं, किन लोगों के लिए रिकमेंडेड है ये प्रोडक्ट, वो हमने डिस्कस की। प्रोडक्ट की यूजेज आखिर में डिस्कस की। तो ये सारी चीज़ें आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में हमने डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कुछ ना कुछ फ़ायदा इस ट्रेनिंग से हासिल किया होगा। तो आप जो है वो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है ऑफिशियल टियांशी पाकिस्तान, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें, ताकि जितने भी आपके सर्कल में जो मेंबर्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो दोस्त हैं, उनको ये नॉलेज पहुंचे और वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा हमारा यूट्यूब का पेज है उसको भी सब्सक्राइब करें और इस पर भी जो वीडियोज़ आती हैं उसको शेयर करते जाएँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे कल। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।